नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। केंद्रीय फंड के मुद्दे पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सीएम बघेल का आरोप है कि केंद्रीय फंड के मुद्दे पर बीजेपी सांसद कुछ नहीं बोलते, जबकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य को फंड देने में कोई कमी नहीं कर रही। बीजेपी का आरोप है कि केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी कब खत्म होगी और क्या इस मुद्दे पर हकीकत कम और सियासत ज्यादा हो रही है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो केंद्रीय योजनाओं को लेकर के जो साफ तौर पर कहा जा रहा है, बीजेपी से सांसद हैं सुनील सोनी। उन्होंने आरोप लगाए हैं सुनील सोनी ने कि बीजेपी लगातार केंद्र सरकार जो है बीजेपी की, वो राज्य को पैसे भेजती है, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार की भेंट वो पैसा चढ़ जाता है। और अब हम खुद सांसद जो है खुद मॉनिटरिंग करेंगे इसकी, और इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल उन पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि आप जाकर के केंद्र से पूछते क्यों नहीं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से के पैसे राशि क्यों नहीं रिलीज की जा रही। इसे लेकर क्या कहना है सुनील सोनी और भूपेश बघेल का, सुनिए। देखिए, इनकी तो बोलती बंद है। एक बार भी छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा, जबकि छत्तीसगढ़ के हित में उनको बात रखनी चाहिए और कभी नहीं रखते। भाई 11,000 करोड़ रुपया हमारे सीआरपीएफ यहाँ पदस्थ हैं, उसके पैसा काट लिए हमारे हिस्से का। 13,000 करोड़ हमारा सेंट्रल एक्साइज का पता है। जीएसटी अभी जून में ख़त्म हो जाएगा, जो कंपनसेशन मिलता था 5,000 करोड़ का, वो भी काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4,000 करोड़ से अधिक राशि तो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है। फिर राज्य को वो मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये बड़ा हिस्सा होता, लेकिन चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसे सांसद ही उनके हैं, तो चुप रहते हैं। लगातार बात कर रहे हैं कि मिलता नहीं है पैसा। मेरा प्रश्न है भूपेश बघेल जी से, वो बताए एक भी राज्य पूरे देश के अंदर में और उन राज्यों के मुकाबले में छत्तीसगढ़ के साथ में कोई भेदभाव हुआ है तो बताए। इस प्रश्न को मैं लोकसभा में लगाऊंगा। तो आइए, जाहिर सी बात है कि अब इसे लेकर सियासत हो रही है और इस पर क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार, बीजेपी का नया आरोप तैयार। अब बीजेपी कह रही है कि केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, केंद्र नहीं दे रही बकाया, छत्तीसगढ़ का बजट गड़बड़ाया। भूपेश बघेल ने हिसाब बता दिया। केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार भारी, बीजेपी सांसद करेंगे चौकीदारी, यह कह दिया है सुनील सोनी ने। छत्तीसगढ़ के बकाये पर सीएम ने मांगा जवाब, बीजेपी ने मांग लिया हिसाब। और पूछ लिया है सुनील सोनी ने कि आप बताइए कि कौन सी योजना का पैसा नहीं मिला है। इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक शिशुपाल शौरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशुपाल शौरी जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से वरिष्ठ नेता अमित चिमनानी जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट में। और आज हमने उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जी को भी आमंत्रित किया है, जो बताएंगे कि केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में सियासत ज्यादा है या फिर जो गणित हिसाब किताब का मांगा जा रहा है वाकई में उसमें कोई सच्चाई है। सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण बातें आज कही हैं सुनील सोनी जी ने। पहला तो कहा है कि बहुत गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है केंद्रीय योजनाओं में, और दूसरा कहा है कि अब हम इसकी चौकीदारी करेंगे। तो मेरा पहला सवाल यह है कि सर, 3 साल से किसने रोका था आप लोगों को चौकीदारी करने से? और जनता ने तो इसीलिए आपको चुन करके भेजा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप चौकीदारी कीजिए। लेकिन चौकीदारी 3 साल बाद करने की बात, अब 3 साल बाद कह रहे हैं कि हम देखेंगे आपकी कहां गड़बड़ हो रही है। तो ये कैसी बात है सर? अभिलाष जी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया माननीय सांसद जी ने, वो मूलतः लिया गया जो केंद्र सरकार पर आरोप लगा। एक प्रश्न के जवाब में माननीय सुनील सोनी जी ने चौकीदारी की है। जल जीवन, पीएम आवास में जो भ्रष्टाचार हुआ और आयुष्मान भारत में भी पहले जो भ्रष्टाचार हुआ,
पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने, सांसदों ने, कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। ये 3 साल के बाद वाला कोई विषय नहीं। और आज मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। जो आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस की सरकार ने लगाया है, और मैं सीधे सीधे उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कांग्रेस के आदरणीय विधायक से, वो भी अगर सीधे सीधे जवाब देंगे और इधर उधर की बातों में समय नहीं जाया करेंगे तो प्रदेश की जनता ज्यादा अच्छे से सुनेगी। केंद्र सरकार पर अभिलाष जी आरोप रहता है कि पैसा नहीं दे। 2009 से 14 तक जब यूपीए का शासन था, तब 5 सालों में यूपीए के शासन में कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को करों की हिस्सेदारी और ग्रांट के रूप में जो राशि थी वो केवल 53,000 करोड़ रुपए, 5 वर्षों में 53,000 करोड़ रुपए। और ये आंकड़े जो मैं कह रहा हूँ वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये महालेखाकार की रिपोर्ट में अंकित आंकड़े आपको बता रहा हूं। लेकिन हम देखें कि मोदी जी की सरकार ने, भूपेश सरकार जब छत्तीसगढ़ में है तब 3 वर्षों में 1,16,000 करोड़ रुपए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार को दिए हैं। एक तरफ 5 सालों में 53,000 करोड़, एक तरफ 3 सालों में 1,16,000 करोड़ रुपए। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार मोदी जी को धन्यवाद देने की बजाय उन पर अनर्गल आरोप लगाती है, झूठी चिट्ठियां लिखती है। ये हैरानी का विषय है और लज्जा आती है ऐसी राजनीति से, शर्म आती है कि जो सरकार आपकी सरकार से 2 गुना 3 गुना पैसा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दे रही है, और हमने तो आज आंकड़े प्रस्तुत किए। कांग्रेस की कभी आदत नहीं रही आंकड़े प्रस्तुत करने। तो मेरा विनम्र प्रश्न यही रहेगा, हमारे जो माननीय विधायक बैठे हैं, बड़े सम्मान पूर्वक मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 53,000 करोड़ के बदले 1,16,000 करोड़ रुपए मिला, उसके लिए मोदी जी का धन्यवाद कहेंगे कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, ये तथाकथित लंबित राशि की जो बात करते हैं, ये बीजेपी के सांसदों पर आरोप इन्होंने कल लगाया था, माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के। आज कांग्रेस के कितने सांसद हैं? लोकसभा और राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व है, तो 3.5 वर्षों में लंबित राशि के कितने सवाल लगाए, कितनी बार चर्चा की कांग्रेस के सांसदों ने? क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस विषय को गंभीर बता रहे हैं, तो उनके सांसद, एटलीस्ट कांग्रेस के सांसद तो इस विषय को उठा सकते थे, तो क्यों नहीं उठाया इस विषय को? इसका पहले 2 प्रश्नों का जवाब आ जाए तो मैं आगे पूछता। ठीक है, लेकिन अमित जी आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं सर। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप 3 साल से भ्रष्टाचार पर आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए थे बीजेपी के सांसद? अभिलाष जी, सबसे पहले आपकी बात का ही जवाब। आयुष्मान भारत में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी आवाज हमने उठाई। पीएम आवास में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी आवाज हमने उठाई। जल जीवन में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी आवाज उठाई। स्मार्ट फंड के पैसों का जो मिस यूटिलाइजेशन हुआ, जो 5 करोड़ के फुव्वारे लगे हुए हैं कूड़ा तालाब पर जो बंद पड़े हुए हैं, उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी ने। तो अमित जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने आवाज उठाई लेकिन केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई चल रही है। स्मार्ट सिटी का मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हुआ, इसी रुकी है, कार्रवाई भी हुई है राज्य सरकार के ऊपर। ठीक है, चलिए। शिशुपाल सोरी जी, बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। 53,000 करोड़ आपको आपके समय में मिलते थे केंद्र सरकार से, अब 1,16,000 करोड़ दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप क्या पूछ रहे हैं? पहला सवाल जो पूछा अमित जी ने जायज लगता है। दूसरा भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि चलिए बीजेपी ने तो पार्टी के डंडे की वजह से बीजेपी सांसदों ने नहीं पूछे सवाल लंबित राशि को लेकर, कांग्रेस के सांसदों ने लंबित राशि को लेकर किस डर से सवाल नहीं पूछे, और पूछे तो कितने पूछे, इसकी जानकारी मांग रहे हैं। अभिलाष जी, ये जो थोड़ा सा प्रश्न बताएंगे? मैं जी, मेरा सवाल ये है कि प्रश्न बताएंगे। 53,000 करोड़ और 1,16,000 करोड़ का एक तो कंपैरिजन है, और दूसरा कांग्रेस के सांसदों ने लंबित राशि को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछे? अभिलाष जी, ये हमारा जो प्रदेश है जी, उत्पादक प्रदेश है, और बजट जिस हिसाब से हमारे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारे ये जो हमको मिलनी चाहिए राशि वो नहीं मिल रही है। ये चिमनानी जी जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े तो हमारे पास भी हैं। 14,000 करोड़ का भी हमारा जीएसटी का बाकी है, 13,000 करोड़ हमारा सेंट्रल एक्साइज का बाकी है, 4,000 करोड़ का कोयला रॉयल्टी का बाकी है। और ये इस तरह का अगर पूरा हिसाब लगाएं तो ये मुद्दा आज का ये नहीं है कि वो आंकड़े कुछ बात करें, हम आंकड़े बात करें, पर जो जनता का नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? ये जो मेरे समझ में आता है कि जो केंद्रीय गवर्नमेंट है
उसके पास पैसे कहां से आते हैं? ये हम कमा के देते हैं, यहाँ की प्रदेश की जनता कमा के देती है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे हमारे जो खदानों में जो लेबर काम कर रहे हैं वो उसके रॉयल्टी के रूप में हो, चाहे हमारे यहाँ कल पुर्जे चल रहे हैं जिससे माल तैयार होता है जो बाहर जाके बिकता है वो हो। अब ये जो अगर हम कहें खनिज संपदा के मामले में हम लीडिंग स्टेट हैं पूरे देश में, ऐसी स्थिति में हमको उस हिसाब से हमारी भागीदारी नहीं मिल रही है। चिमनाजी जी कह रहे उस 3 साल से पहले का आपका टोटल बजट कितने का था, हमारा जीडीपी कितना था, आज कितना बढ़ गया है। उस समय जब केवल 6,000 करोड़ से हमारा स्टेट शुरू हुआ, इनके कार्यकाल तक मुश्किल से 70 करोड़ तक आया जी। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा बजट आ गया है। तो हम आय की जो बात करते हैं, आय और व्यय का, तो ये संतुलन इसमें होना जरूरी है। और हमको जो पैसे मिलेंगे स्टेट को, तो क्या हम क्या नोट छापेंगे? हमको जो हक है हमारे वही तो हम मांग रहे हैं। केंद्रीय गवर्नमेंट क्या वहां बैठ के केवल हिसाब किताब करते रहेगी, हमको अपना हिस्सा नहीं देगी? तो सोरी साहब लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद सवाल नहीं उठाते, और हिसाब हमारा सोरी साहब कांग्रेस के सांसदों ने सवाल नहीं उठाया क्या केंद्र सरकार से अपनी लंबित राशि को लेकर के संसद में? उन्होंने भी उठाया। हमारे मुख्यमंत्री जी कितने बार चिट्ठी लिख चुके हैं, हमारे प्रशासनिक प्रतिवेदन मांग पत्र कितने बार गए हैं। ये तो उच्च स्तर की बात है और सीधे प्रधानमंत्री जी इसको वो लेना चाहिए संज्ञान में कि छत्तीसगढ़ की जनता जो इतने विपरीत परिस्थितियों में इतने दिक्कतों के बाद भी अगर काम कर रही है और अच्छे काम कर रही है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनके जो मंत्री आए हैं ये जब छत्तीसगढ़ के काम देखेंगे, हम भी दूसरे स्टेट का काम देख के आ रहे हैं, सब देखे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो, इनके उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बुरी है। तो ये आज जब वापस लौटेंगे तब ये मुक्त कंठ से ये तारीफ करके जाएंगे। बहुत सारे हमारे योजनाएं हैं, जो गोधन न्याय योजना हो, चाहे हमारे गोठानी योजना हो, चाहे और अभिलाष जी तरह की योजनाएं सब ठीक है, आऊंगा अमित जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। ठीक है शिशुपाल जी, उचित जी के पास आता हूं मैं। उचित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो देनदारियां और लेनदारियां होती हैं केंद्र और राज्य के बीच, ये चलती रहती है, क्योंकि अगर केंद्र से हम आंकड़ा मांग लेंगे तो वो भी कह देंगे देखिए साहब 3,000 करोड़ हमारे इस मद में आने थे, राज्य ने नहीं दिए, राज्यांश इसका हमारा इतने आना था नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है सर, क्या वाकई में केंद्र ने कोई बड़ा अतिक्रमण कर लिया है राज्य के वित्तीय अधिकारों पर और इसलिए राज्य में जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा विकट हो गई है, या आपको लगता है कि नहीं ये सब नॉर्मल चीजें हैं, केंद्र और राज्य के ढांचे में चलता है, ये सिर्फ सियासत हो रही है? जी बिल्कुल अभिलाष जी, इस बात मैं कहना चाहूंगा कि ये टोटल सियासत इसमें हो रही है, नूरा कुश्ती दोनों ही पार्टी कर रही है। हकीकत ये है कि इस प्रकार के लेन देन चलते रहते हैं और पूर्व भी चलते आए हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो कर्जे में डूबा ना हो। हिंदुस्तान का जो सबसे एडवांस स्टेट जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप गुजरात मॉडल बोलते हैं, उसमें जब माननीय मोदी जी जब शुरुआत की थी तो 43,000 करोड़ कर्जे में था, और जब मोदी जी ने छोड़ा तो 1,75,000 करोड़ कर्जे में था। तो विकास का और कर्जे का चोली दामन का साथ इस बात को समझना पड़ेगा। जब मनमोहन सिंह जैसे लोगों को भी कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी तो मोदी जी को तो लेना ही पड़ा था। पिछले 7 साल आप मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हमको राष्ट्र की बात भी करना पड़ेगा। आज 56 लाख करोड़ में हम भी हैं। देश की अगर बात करते तो 21 लाख करोड़ मनमोहन सिंह जी ने लिया, लगभग 8 लाख करोड़ इनने भी लोन लिया वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने। तो ये विकास का और कर्ज का ये चोरी दामन का साथ है। लेकिन कर्ज आप देखिए किस चीज के लिए लिया जा रहा है। भूपेश जी अपने बहुत कुछ पॉइंट पे सही है, केंद्रीय नेतृत्व जो है केंद्र सरकार वो अपने पॉइंट पे बहुत जगह सही है और ये होता है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जिस तरीके से कुछ चीजों में जो सब तकलीफें हो रही थी, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना में है, पहले केंद्र का रेशियो जो था वो 75 था, अब उन्होंने 60 कर लिया है। ऐसी कई जगह उन्होंने ऐसी की है कि जो अपना शेयर है वो उन्होंने कम कर लिया है और राज्य का शेयर बढ़ गया। जो भूपेश बघेल जी उन्होंने कई बार उसको दोहराया भी, ये बात सत्य है। दूसरा, ये कोविड काल के कारण पूरी की पूरी इकोनॉमी पूरी की पूरी डिस्टर्ब जो हुई है और उसके कारण नए अधिभार, नए कर्ज
जो राज्य लगाना चाह रही थी, जो अपनी बजट की स्थिति ठीक करना चाह रही थी, वो भी ठीक नहीं हो पाने में उसको भी कहीं ना कहीं जो अंतरराष्ट्रीय त्रासदी जो रही है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही है। ये बात सत्य है कि 9,000 करोड़ जो पूर्व के अभी लिए गए हैं ये जीएसटी के कारण भले लिए गए हैं, लेकिन 33,000 करोड़ भूपेश बघेल जी ने लोन लिया है, ये बात सत्य है। और लगभग आज की डेट में 80,000 करोड़ लोन है। इसका जिम्मेदार देखें तो विकास को जब भी आप विकास की तरफ जाना पड़ेगा, मैं गुजरात से फिर कंपेयर कर रहा हूं, जब भी आप उन्होंने मोदी जी ने जबरदस्त विकास किया वहां का, लेकिन कर्ज से ही किया। तो कर्ज अगर विकास को अगर आप देखेंगे तो विकास जब भी आप विकास की ओर जाएंगे तो कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी और उसको और बजट को मैच करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा विलास जी, आप भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे कि केंद्रीय योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो 100% सत्य है। और केवल भूपेश सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है ये भी गलत, ये सत्य ऐसा नहीं है। मनमोहन सरकार जब केंद्र में थी तो भाजपा सरकार में भी ये भ्रष्टाचार हो रहा था। आज भाजपा सरकार केंद्र में है और कांग्रेस के समय छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार ये रुका नहीं है, केंद्र की योजना है उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर रोकने की आवश्यकता है। जो सांसद महोदय कह रहे हैं वो पूर्णतः सत्य बात है। अभिलाष, ठीक है, मैं आता हूं अमित जी आपके पास। अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ तो खुद पीएम मोदी कहते हैं कि जो फ्रीबीज हैं या जो कर्ज ज्यादा बढ़ता जाएगा तो स्थिति जो है श्रीलंका जैसी हो जाएगी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कर्ज लगातार लिया जा रहा है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र तो समझ नहीं आता, लेकिन जो उन्होंने किया, जिसका जिक्र उचित जी ने किया कि चाहे वो पीएम सड़क योजना का 75% राज्यांश केंद्र का अंश था, उसको घटा करके 60% कर दिया, एक्साइज को लेकर के किया है। तो कई ऐसे बड़े फैक्टर तो हैं जिसके कारण राज्यों पर ज्यादा बोझ आया है, और एक केंद्र को अपने राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील देना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। तो वित्तीय अनुशासन जो है वो सिर्फ राज्यों पर हो रहा है, हम देख रहे हैं केंद्र कर नहीं हो रहा। केंद्र के पास जबकि सरकारी मशीनरी, सरकारी कंपनीज को बेच करके पैसा कमाने का भी एक जरिया है जो वो बेच भी रहे हैं, इसको लेकर के निशाने पर भी रहते हैं। राज्यों के पास वो सारी सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ठीक कर रही है क्या केंद्र सरकार राज्यों के साथ? माननीय अभिलाष जी, मैंने अभी पहले सेगमेंट में आंकड़े दिए, मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान से उनको सुना नहीं, मैं फिर से उनको रिपीट कर रहा हूं कुछ अलग तरीके से कि मोदी सरकार ने राज्यों को कितना पैसा दिया है। जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार कम दे रही है, तो यूपीए के शासन में 9 से 14 तक करों की हिस्सेदारी थी। ना अमित जी, वो अमित जी सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए अभिलाष, आप वो आंकड़े रिपीट करेंगे सर, आप वो रिपीट करेंगे। मैं रिपीट अलग तरीके से कर रहा हूँ जी, अलग तरीके से आपको बता जी। प्रति वर्ष औसत 6,000 करोड़ रुपया मिलता था, जो अभी दे रही है 22,000 करोड़ रुपए दर प्रति वर्ष। 6,000 का 22,000 करोड़ रुपए हो गया। अगर कोई योजना की राशि 60 से 75 हो गई तो कितना होता है, लेकिन ये अंतर तो देखिए प्रति वर्ष 16,000 करोड़ रुपए ज्यादा करों की हिस्सा है, ये करों का हिस्सा है सिर्फ। और दूसरा आंकड़ा प्लीज सुनिएगा, जो ग्रांट मिलता है योजनाओं, वो ग्रांट औसत मिलता था 4,500 करोड़ रुपया, वो 17,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार दे रही। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत आंकड़ा है। लेखाकार की रिपोर्ट पुष्टि कर रही है कि राज्यों को मदद कितनी बढ़ गई है। अब एक और बात बता रहा हूं जी। इस बार का जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें राज्यों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान है केवल पूंजीगत व्यय के लिए। उसमें छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपया और अतिरिक्त मिल रहा है उसमें। तो मुझे बताइए कि ग्रांट 4 गुना बढ़ गया, करों में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ गया, पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार अलग पैसे दे रही है, उसके अलावा केंद्र सरकार और क्या कर सकती? ठीक है, मैंने जो प्रश्न पूछे, बस मुझे थोड़ा, मैंने जो प्रश्न माननीय विधायक जी से पूछे, उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर टर्न आउट कर लिया, लेकिन उन्होंने एक आध बात उठाई, मैं फिर से उसका स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी की बात करी। 13,000 करोड़ रुपए कांग्रेस का क्लेम है कि एक्साइज ड्यूटी लंबित है। कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, मैं चुनौती के साथ उनसे पूछना चाहता हूं कि ये किस वस्तु पर एक्साइज ड्यूटी लगी जो छत्तीसगढ़ की वस्तु थी और छत्तीसगढ़ को पैसा मिलना था और नहीं मिला। एक्साइज ड्यूटी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से रोकी ही नहीं जा सकती, किसी राज्य की नहीं रोकी जा सकती। ये एक्साइज ड्यूटी इनका फर्जी है, ये गलत क्लेम है जो ये कर रहे हैं, और हम चुनौती के साथ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको आप प्रमाणित करिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे जवाब देने से बच रही है, तो इसका जवाब जरा लेके दीजिए। ठीक है, शिशुपाल सौरी जी, क्या
केवल बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार को इस तरह के बोगस आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जैसा कि अमित चिमनानी जी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप बताते हैं कि 13,000 करोड़ जो है सेंट्रल एक्साइज का बकाया है, तो ये नहीं बताते क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है। वो कह रहे हैं जब आप ये बताते हैं कि जीएसटी के 5,000 करोड़ हमारे चले जाएंगे, लैप्स होने लगेंगे, जब आप कोयला रॉयल्टी के 4,000 करोड़ का जिक्र करते हैं तो आप नहीं बताते कि पूंजीगत व्यय में 8,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा, तब आप नहीं बताते कि ग्रांट में 4,500 करोड़ 17,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तब आप नहीं बताते कि 5,000 करोड़ से बढ़ा करके कुछ मदों में हमें 22,000 करोड़ मिलने लगा। तो क्या ये अंकों का गणित आप विपक्ष यानी कि बीजेपी और जनता दोनों के साथ खेल रहे हैं? अभिलाष जी, मैं चिमनानी जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो राशि हमको जो दे रहे हैं, जो इन्होंने आंकड़े बताए, वो कहां से दे रहे हैं? क्या अमेरिका से लोन लेके ले रहे हैं? ये हमारे पैसे हैं जो हमने कमा के उनको दिया है, उसी का हिस्सा हमारा है और हमारी कमाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है। हमारा राजस्व जो आय है बढ़ते जा रहा है। हम उत्पादक राज्य हैं, जैसा हम पूरे भारत में हमारा जो खनिज संपदा में अगर कहें कि झारखंड के बाद हमारा स्थान है, तो यहाँ का कोयला है, यहाँ का लोहा है, इन सब पे जो आय होता है और इसका जो अंतिम जो सेल होता है कहाँ होता है? दूसरे स्टेट में होता है। तो उनका जो जीएसटी का अधिकांश भाग तो दूसरे स्टेट ले जाते हैं। हम कमाने वाले कमाऊ पूत हैं, तो हम ये हमारे यहाँ से कितना राजस्व जाता है ये आंकड़े बता दें, और उसमें से कितना हमको दे रहे हैं वापस वो हमको बता दें। अच्छा ठीक है, चलिए आंकड़ेबाजी का खेल नहीं है। ये जो 13,000 करोड़ एक्साइज के आप लोग कह रहे हैं, उसको लेकर के भी अमित जी सवाल उठा रहे हैं कि 13,000 करोड़ एक्साइज का बकाया हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ये अगर ये चिमनानी जी चाहे तो हमारे मंत्रालय में आ जाए और वहां से बात हो जाएगी। इसमें कोई ठीक है, दोषारोपण करने की बात थोड़ी है। अगर सही में राज्य के हित में है तो राज्य के पूरे हिस्से को हमको दिलवा दे। अब इनके जो सांसद जो कह रहे हैं कि केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये इनके तो अध्यक्ष सांसद ही होते हैं और इनको हर 3 महीने में बैठक लेना होता है। ये उस समय क्यों बात नहीं करते? बहुत सारे मेरे को मालूम है, बहुत सारे जो सांसद हैं इन्होंने तो बैठक ही नहीं ली, और ये क्या बताएंगे भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? तो इनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए थे वो सब उजागर हो रहे हैं। आज एक भी भ्रष्टाचार की बात बता दें जो छत्तीसगढ़ 3 साल में हुआ है। कोई बात नहीं। ये इनके एक दिशा है जो जिला समन्वय। सवालों के बदले सवाल ही मिलते हैं सर। हमें इस डिबेट में उचित जी के पास आ जाता हूं, जवाब वहां से मिलेंगे। उचित जी जवाब दे रहा हूं, तथ्यों के साथ दे रहा हूं। उचित जी के पास आता हूं। उचित जी मुझे ये बताइए, एक तो केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है तो केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी वैसे भी सांसदों के पास होती है, तो ये माना जाए। सर संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या इसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो बीजेपी के या कांग्रेस के सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? और दूसरा मेरा यह सवाल सर कि क्या पीएम आवास योजना की राशि लौट जाना, ये जो टकराव है, इसके दुष्परिणाम ऐसे छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं केंद्र और राज्य के? जी बिल्कुल अभिलाष जी, जो पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भ्रष्टाचार को लेकर बोलने का नैतिक बल नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो भ्रष्टाचार को खोलते या खोलने का प्रयास करते हैं या उस पर मुखर होते हैं, वैसे ही कांग्रेस या अन्य एक्टिविस्ट उनका पूरा खाका लेके खड़े हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पाप कम नहीं किए 15 साल। भारतीय जनता पार्टी में जब के भ्रष्टाचार हुआ है, वर्तमान में इनकी सरकार में हो रहा है, तो तकलीफ ये है कि वो खा चुके हैं, ये खा रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा है। तो दोनों ही पार्टी के नेता बोल नहीं पा रहे, खासकर भ्रष्टाचार में। ये जरूर है। और दूसरा सवाल मेरा सवाल जो आपका है कि ये जो हम लोग वाकई ये तो तकलीफ थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हम लोग तकलीफ में रहे या छत्तीसगढ़ में हम उस फैसिलिटी से या उस योजना का लाभ नहीं उठा पाए, ये सत्य है। हमारा जो उस पर जो जाना था, हमारा जो शेयर जाना था, हम नहीं जा पाए, हम उसको देने में काबिल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, अब वो कोरोना काल कह लें या जीएसटी का पेमेंट नहीं कह लें, आपकी कोयले की रॉयल्टी नहीं आई वो कह लें, लेकिन दैट वाज टोटली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य में यह सियासत तो चलती रहेगी।
दोनों के पास बहुत बढ़िया, जो कहते हैं ना कि डायरी बनी हुई है, जिसमें वो अपने अपने अंकगणित दिखाते रहेंगे, जनता को बहलाते रहेंगे। लेकिन केंद्र की योजनाएं अगर छत्तीसगढ़ की जनता तक आने से पहले इस लड़ाई के चलते वापस हो जाती हैं या आकर के भ्रष्टाचार के चलते जमीन पर दम तोड़ देती हैं, तो फिर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों को जवाब देना होगा। सियासत कीजिए, लेकिन इस तकाजे के साथ कि जनता का कहीं अहित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल सोरी जी, अमित चिमनानी जी, उचित शर्मा जी, इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।